बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में नंदू नाम का एक आदमी अपनी पत्नी और अपने बेटे के साथ रहता था। नंदू बहुत ज्यादा गरीब था। वह अपने परिवार का पालन पोषण बड़ी मुश्किल से कर पाता था। दोनों माता पिता को अपने बेटे के भविष्य की चिंता सताती रहती थी। देखो जी, मैं नहीं चाहती कि हमारे बच्चे की भी जिंदगी हमारी तरह ही कटे। मैं नहीं चाहती कि हमारा बच्चा भी दूसरों की यहाँ मजदूरी करके अपनी जिंदगी बिताए। मैं चाहती हूँ कि ये बहुत ही अच्छी शिक्षा ग्रहण करे और हमारा नाम रोशन करे। नंदू को अपनी पत्नी की सारी बात समझ में आ रही थी, लेकिन वह इतना रुपया पैसा कहाँ से लाता कि अपने बेटे को अच्छी शिक्षा दिलाए। तुम्हारी बात बिल्कुल सही है, लेकिन हम इतना पैसा कहाँ से लाएंगे? अगर आपको बुरा न लगे तो कल से मैं भी कोई काम धंधा कर लूंगी। दोनों कुछ पैसे जमा करेंगे और अपने बच्चे को अच्छी शिक्षा दिलवाएंगे। अब नंदू चाहता तो नहीं था कि उसकी पत्नी बाहर जाकर काम करे, लेकिन अपने बेटे के भविष्य के लिए वो मान गया। अब दोनों पति पत्नी काम करने लगे, लेकिन फिर भी उनके पास इतना पैसा इकट्ठा नहीं हुआ कि वह अपने बच्चे को अच्छी शिक्षा दिला सके। सुनिए जी, हमारे गांव में जो सेठ जी रहते हैं ना, आप उन्हीं से कुछ पैसे उधार ले लीजिए और अपने बच्चे को अच्छी शिक्षा दिलवा दो, नहीं तो इसका भविष्य खराब हो जाएगा। अरे भाग्यवान, उस सेठ से जो भी पैसा लेता है वो उसका पैसा कभी भी उतार नहीं पाता। वह तो बहुत चालाक व्यक्ति है, वह सबको ठग लेता है। तब का तब देखा जाएगा। अभी आप अपने बच्चे के भविष्य के लिए कुछ पैसे उधार ले आओ। नंदू अपनी पत्नी के आगे हार गया और अगली सुबह सेठ के पास जा पहुंचा। सेठ जी, मुझे अपने बेटे को उच्च शिक्षा प्राप्त करवानी है। उसके लिए आप मुझे कुछ पैसे 10 साल के लिए उधार दे दीजिए। देखो नंदू, मैं तुम्हें ऐसे ही पैसे उधार नहीं दे सकता। उसके लिए तुम्हें अपनी कोई कीमती चीज मेरे यहाँ गिरवी रखनी होगी। मेरे पास इतनी मूल्यवान वस्तु है ही कहाँ जो मैं सेठ जी को गिरवी रखने के लिए दूं। तुम्हारे पास कुछ भी नहीं है, लेकिन तुम एक चीज अभी भी गिरवी रख सकते हो। सेठ जी, ऐसा क्या है जो मैं आपके पास गिरवी रख सकता हूँ? तुम्हारा घर, जिसको तुम गिरवी रख सकते हो। अगर तुमने 10 साल के बाद मुझे पैसे नहीं दिए तो तुम्हारा घर मेरा हो जाएगा। उस वक्त नंदू को कोई और रास्ता नजर नहीं आया और उसने अपना घर सेठ जी के यहाँ गिरवी रख दिया और उसके बदले उनसे 100 चांदी की मोहरें ले ली। अगली सुबह अपने बेटे को गुरुकुल छोड़ने के लिए चला गया। गुरुकुल में जाकर नंदू ने गुरुजी से बहुत विनती की। तब जाकर नंदू के बेटे को गुरुजी ने अपने गुरुकुल में रहने दिया। नंदू अपने बेटे को गुरुकुल में छोड़ अपने घर आ गया और मेहनत मजदूरी करने लगा। ऐसा ही समय बीतता जा रहा था और नंदू का बेटा गुरुकुल शिक्षा ग्रहण कर रहा था। ऐसे ही समय बीतते बीतते पूरे 10 साल हो और नंदू का बेटा अब जवान हो गया था। वो शिक्षा दीक्षा में निपुण होकर अपने घर की लौट रहा था और बहुत खुश था कि वो आज अपने माता पिता से मिलेगा। कुछ देर बाद वो अपने घर पहुंचा तो उसने देखा कि उसके पिताजी तो सामने ही खड़े हैं। उसने तुरंत जाकर अपने पिताजी के पाँव छू लिए। अरे, ये इतना सुंदर लड़का किसका है? बेटा, तुम कौन हो और कहाँ से आए हो? अरे बाबा, मैं आप ही का तो बेटा हूँ। आपने ही तो मुझे गुरुकुल में पढ़ने के लिए भेजा था। पिताजी, अब मेरी शिक्षा पूरी हो गई है, इसलिए मैं अपने घर आ गया हूँ।
नंदू ने जब यह सुना तो वह अपने बेटे को देखकर बहुत खुश हो गया और उसने अपनी पत्नी को आवाज़ लगाई। नंदू की आवाज़ सुनकर उसकी पत्नी बाहर आई और अपने बेटे को देखते ही पहचान गई कि ये मेरा ही बेटा है। अब तीनों एक साथ रहने लगे और खुशी से समय बिताने लगे। लेकिन उधर सेठ ने सब कुछ याद रखा हुआ था। उसने सोचा, अरे पूरे 10 साल बीत गए हैं, अब तो मुझे नंदू के पास जाना ही पड़ेगा और उससे अपने पैसे मांगने चाहिए। यह सोचकर सेठ नंदू के घर के लिए रवाना हो गया। लेकिन जब वह नंदू के घर पहुंचा तो उसने देखा कि उस समय उसके माता पिता घर पर नहीं थे और नंदू का बेटा अकेला ही था। अरे तुम कौन हो? अरे सेठ जी, मुझे नहीं पहचाना, मैं बचपन में आपके पाँव छुआ करता था। सेठ समझ गया कि यह नंदू का बेटा है और अब बड़ा हो गया है। अरे वाह बेटा, तुम तो बहुत बड़े हो गए हो, मेरे पहचान में ही नहीं आए। सेठ जी, यहाँ किस काम से आना हुआ? बेटा, मैं तुम्हारे माँ बाबूजी से अपने पैसे वापस लेने आया हूँ। उन्होंने मुझसे 10 साल के लिए पैसे उधार लिए थे, बस आज वही लेने आया हूँ। अरे सेठ जी, लेकिन इस बारे में मुझे तो कुछ भी नहीं पता, मैं कैसे बता सकता हूँ? ठीक है, तुम्हारे माँ पिताजी को बुलाओ, मैं उन्हीं से बात कर लूँगा। लेकिन वो तो घर पर नहीं है। कहाँ गए हैं वो? अरे सेठ जी, मेरे पिताजी तो जिंदा पेड़ों को काटने गए हैं और मरे हुए को रोकने गए हैं। अरे ये क्या कह रहे हो तुम? मुझे तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। सेठ जी, मैं तो वही कह रहा हूँ जो मेरे पिताजी करने गए हैं। अच्छा, तो तुम्हारी माँ कहाँ है? सेठ जी, मेरी माँ हवा बेचने गई है और चांदनी खरीदने गई है। अरे ये नंदू का बेटा तो बहुत चतुर है, ये मुझे बेवकूफ़ बनाना चाहता है, इसीलिए तो गोल गोल बातें कर रहा है। देखो बेटा, अगर तुम मुझे सही सही समझा दोगे कि तुम्हारे माँ बाबा कहाँ गए हैं तो मैं तुम्हारा सारा कर्जा माफ़ कर दूंगा। क्या तुम सही कहते हो सेठ जी? हमारा सारा कर्जा माफ़ कर दोगे? हाँ हाँ, मैं वचन देता हूँ कि मैं तुम्हारा सारा कर्जा माफ़ कर दूंगा। लेकिन सेठ जी, मैं कैसे विश्वास करूँ कि आप हमारा सारा कर्जा माफ़ कर देंगे? देखो बेटा, मैं धरती और आकाश की कसम खाकर कहता हूँ कि मैं तुम्हारा सारा कर्जा माफ़ कर दूंगा। कसम खाने के लिए तो किसी जीवित आत्मा की जरूरत होती है। क्या ये धरती और आकाश गवाही देने आएंगे? अरे ये तो बड़ा चतुर है, ऐसे तो नहीं मानेगा। देखो, तुम्हारे घर पे जो तितली बैठी है, मैं उस तितली को साक्षी मानकर तुम्हारा सारा कर्जा माफ कर दूंगा। ठीक है सेठ जी, अपनी बात ध्यान रखना। अरे हाँ, ठीक है, तुम मुझे अपनी पहेलियों के मतलब बताओ। ठीक है, तो सुनिए। मेरे पिताजी जीवित पेड़ों को काटने और मरे हुए को बचाने गए हैं। इसका मतलब है कि मेरे पिताजी जंगल से ताजी लकड़ियां काटेंगे और घर के आगे बाड़ लगाकर उसको रोकेंगे। मेरी माँ पंखे बेचने गई है जो कि हवा करने के काम आते हैं और उनसे जो पैसे मिलेंगे उनसे मिट्टी का तेल खरीदेगी और घर में चांदनी जैसी रोशनी करेगी। अब सेठ के सब बात समझ में आ गई कि यह लड़का तो बहुत गुणवान है। थोड़ी देर बाद नंदू और नंदू की पत्नी भी घर आ गए। नंदू के बेटे ने अपने माता पिता को सेठ की सारी बात बताई। पिताजी, सेठ जी ने हमारा कर्जा माफ कर दिया है। ऐसा नहीं हो सकता बेटा, वो तो बहुत लालची इंसान है, वो तो हमारा कर्जा कभी माफ नहीं कर सकता। पिताजी,
ये सब कुछ तो आप मुझ पर छोड़ दीजिए, मैं सब कुछ संभाल लूँगा। अगले दिन फिर से वो सेठ नंदू के घर पे आ पहुँचा। सुनो लड़के, तुम्हारे माँ बाबा कहाँ गए हैं? अरे सेठ जी, अब आपको मेरे माँ बाबूजी से क्या काम है? कर्जा तो आपने माफ़ कर दिया है। नहीं नहीं, किसने कहा कि मैंने तुम्हारा कर्जा माफ़ कर दिया है? मैं तो अपना कर्जा लेने आया हूँ। आपने खुद कल यहाँ आकर एक तितली के सामने मेरा सारा कर्जा माफ़ कर दिया था, और अब जब कर्जा माफ़ ही हो गया है तो उसे वापस देने की तो बात ही नहीं होती। मैं तुम्हें राजा के दरबार में लेके जाऊंगा और अपना कर्जा वापस लूंगा। और सेठ वहां से गुस्से में चला गया। अगले दिन सेठ नंदू के बेटे के साथ राजा के दरबार में जा पहुंचा। क्या बात है, क्या समस्या लेकर आए हो तुम लोग? राजा साहब, नंदू ने 10 साल के लिए मुझसे 500 चांदी की मुद्राएं ली थी, लेकिन अब वह इनकार करता है कि उसने मुझसे कर्जा नहीं लिया। सेठ जी, झूठ क्यों बोलते हो? पहली बात तो ये कि उन्होंने आपसे 500 मुद्राएं नहीं, 100 मुद्राएं ली थी, लेकिन जब आपने खुद ही वह कर्जा माफ़ कर दिया है तो अब कर्जा देने का तो सवाल ही नहीं उठता। राजा के उन दोनों की बातें सुनकर कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। अरे सेठ जी, सच सच बताओ कि माजरा क्या है? राजा साहब, मैं इसके घर पर गया था अपना कर्जा लेने, लेकिन इसने मुझे बेवकूफ़ बनाया और कह दिया कि मेरे माँ बाबा यहाँ नहीं हैं। राजा जी, आपको मेरा कर्जा वापस दिलवाना ही पड़ेगा,